हाँ भाई, क्या है भैया, हमारी पॉडकास्ट पे काफ़ी मुनफरिद किस्म की शख्सियत आती है और काफ़ी इन्फ्लुएंसर से तो आपको वैसे ही वास्ता पड़ता रहता होगा, चाहे वो ट्रैवल ब्लॉगर हो, फूड ब्लॉगर हो। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर है जी। उनका नाम बिलाल शफीक है, बड़ा ज़बरदस्त उनका यूट्यूब चैनल है और उसके थ्रू वो उन्होंने काफ़ी रियल स्टेट पे काम भी किया है, काफ़ी इन्जॉयमेंट भी की है, पैसे भी बनाए और साथ ही साथ वो डेवलपर भी हैं। तो बिलाल शफीक के साथ हमने बातचीत की रियल स्टेट के मसले मसाइल, लोगों को कहाँ धोखा हो जाता है, क्या चीज़ देखनी चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तान के कंसर्न क्या हैं, बहुत सारी बातें और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। आइए चल के पॉडकास्ट में सुनते हैं। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा आपका ठेठ, आपका लहजा है, कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लाहौर से। तो लाहौर में मेरे ख्याल में लहजों से लोगों को जाना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लहजों से, गलत रस्तों से। अच्छा, वैसे देखें हम तो बड़ा सुनते हैं इन्फ्लुएंसर्स की एक दुनिया है। मैं खैर अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं स्टाइल ब्लॉगर होते हैं, फैशन ब्लॉगर होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, फूड ब्लॉगर होते हैं। आप रियल स्टेट ब्लॉगर, मतलब रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। तो ये आपको ख्याल कैसे आया और रियल स्टेट का ही ख्याल क्यों आया? जुनैद भाई, दो चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान इन्फ्लुएंसर होता है अनटिल अनलेस कि ऑडियंस उसको ये बोले कि इसकी बात से मुझे बेनिफिट हुआ है। रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन इसमें एक गैप अभी भी है। वो गैप क्या है? गैप ये कि रियल स्टेट को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, हर बंदा बेच रहा है। पेलता है ना बंदा कि जी ये ले लो, फाइल ले लो, प्लॉट ले लो, फ्लैट ले लो, अपार्टमेंट ले लो, घर ले लो, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि लेना कैसे है, अगर लें तो उसमें क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, डेवलपर कैसे चूज़ करना है, लैंड में लिटिगेशन कैसे चेक करनी है, इवन जो चीज़ आप बाय करना चाह रहे हो उसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होगा। हर प्रॉपर्टी की बेसिकली एक नीड होती है, या तो वो नीड आपकी लॉन्ग टर्म है, या वो नीड आपकी इन्वेस्टमेंट है, या वो नीड आपकी सेविंग है, या वो नीड आपकी इंस्टॉलमेंट पे घर बनाने की या प्लॉट बनाने की है। आपको अगर नीड का पता नहीं है और आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं वैसे ही किसी के कहने पे, तो मेरे ख्याल में आप भी फंसेंगे और जो आपको पिच कर रहा है वो तो बराबर कर ही रहा है ना। तो रियल स्टेट में जो अभी तक गैप मैं देख रहा हूँ ना, जैसे मैं अक्सर अपनी यूट्यूब पे भी, एक छोटा सा चैनल है मेरा, उसमें बताता हूँ कि एक टाइम था जब हम खाते कुछ और थे, चेंज हुआ, मोबाइल फ़ोन कुछ और थे, वो चेंज हुए, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, हर चीज़ चेंज हुई। अगर नहीं चेंज हुई तो वो सोच चेंज नहीं हुई, अगर नहीं चेंज हुई तो हमारी रियल स्टेट की इंडस्ट्री की वो नॉर्म्स चेंज नहीं हुए जो मेरे ख्याल में हम यंगस्टर्स को करने चाहिए। ऑल दो इसमें डिग्री भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, लेकिन वो डिग्री भी अगर मैं डिग्री को हाईलाइट ना भी करूं तो वो सिर्फ आपको उसी पैटर्न पे लेके जा रही है जिस पैटर्न पे बाकी डिग्रियां लेके जा रही हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल फील्ड का जो नशा है, जो चीज़ है, जो मेरे ख्याल में पैशन है, वो लोगों को मिल ही नहीं पा रहा। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, क्योंकि मैं 2013 से रियल स्टेट में हूँ, तब जब शायद लोगों को होश नहीं होती कि करना क्या है। और रियल स्टेट में ना जुनैद भाई बहुत सारी आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी मिलेंगी, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत सारी हैं। मैंने जब रियल स्टेट को ज्वाइन किया, उसको सीखना शुरू किया, तो मुझे एक चीज़ बड़ी महसूस हुई कि यार यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी रिसर्च नहीं है। हमारी कंट्री में हमारे लोगों को चाहिए क्या, वो सुनना क्या चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए उनको किसी का क्या नॉलेज चाहिए, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जी, 3 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का प्लॉट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपर बहुत अच्छा है, LDA से अप्रूव है, TMA से अप्रूव है, ले लें, आपको बड़ा बेनिफिट होगा, दैट्स इट। तो और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर कोई अपने आप को प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट बोलता है, अपना ओपिनियन किसी को देना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में वो 8-10 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा करे, उनकी हिस्ट्री बताए, उनका प्रेजेंट बताए, उनकी जो असेसमेंट है वो बताए कि फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाद वो आपको आप पे ये छोड़ दे कि आपने फैसला करना कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है। देखिए, इसके बाद
जो आपकी ऑडियंस होगी वो आपको कमेंट करेगी कि जी आपने 4 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट मुझे बताए थे, इसमें से 2 मुझे समझ आए। अब 2 के ऊपर आप ब्रीफिंग दें, क्या ये 2 वाकई में वो चीज़ है जो मुझे बाय करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनसे हट के भी काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो बंजर हैं, अगर वो ज़मीनें किसी क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए या किसी ऐसी इंडस्ट्री को दी जाए जो उस ज़मीन से सोना उगल सके, उस ज़मीन से प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सके उसमें सेल्स में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अच्छा ग्रो कर सकता है। अच्छा, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि भाई इसमें इतना गैप है तो मैं प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ? टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये ख्याल नहीं था कि मैं प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर बनूंगा। इवन मुझे इस अल्फाज का मतलब ही नहीं पता था। जब रियल स्टेट में आप काम करना शुरू करते हो तो आप उसी पैटर्न से चलते हो, ग्रुप में ट्रेडिंग और लोगों से मेल जोल, एक उसी सर्कल में घूमते रहना, उनके साथ ही ट्रेडिंग करते रहना, जिसको B2B ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अब वो B2B ट्रेडिंग में B2B ट्रेडिंग में आपको मज़ा तो बहुत लगता है, आप पैसे कमा रहे होते हो, लेकिन आपकी एंड यूज़र पे वर्किंग नहीं होती। एंड यूज़र पे वर्किंग करने के लिए या उस एंड क्लाइंट तक पहुंचने के लिए जो उस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कम से कम मार्केटिंग आनी चाहिए। सेकंड, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी फिट होनी चाहिए। थर्ड, आपकी टीम इस तरह की ट्रेन हो कि जो उनसे बात करे उनको पता चले कि इनको कोई नो हाउ है, प्रोडक्ट का नॉलेज है। मुझे ये ख्याल तब महसूस हुआ जब मैं रियल स्टेट में आया। मुझे लगा कि अगर मैं इसी इंडस्ट्री में इसी तरह काम करता रहूँगा तो फिर मैं इन्हीं की तरह बन जाऊँगा। तो मुझे करना ये चाहिए कि जो यंग लड़का लड़कियाँ हैं उनको ट्रेन करूँ, उनको यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये बताऊँ कि आप एज अ फ्रीलांसर रियल स्टेट में आ सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ लोगों को पिच करना है। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है और करते करते मैं ऑनलाइन भी थोड़ा सा अपने आप को मुझे महसूस हुआ कि एक्टिव होना चाहिए। तो जब एक्टिव हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, इवन के पिंटरेस्ट से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद न्यूज़लेटर्स फ्रॉम ईमेल, ये वो प्लेटफॉर्म थे जिनको मेरे ख्याल में कोई आम रियल स्टेट वाला बंदा यूज़ नहीं कर रहा था। पिंटरेस्ट तो कभी भी नहीं। पिंटरेस्ट में पोटेंशियल है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, वो पिक्चर्स को सर्च करता है। जब वो पिक्चर्स को सर्च करता है, अगर आपकी पिक्चर में इतना पोटेंशियल है तो आपकी वेबसाइट पर आउट होगा। और टॉक टू से आप अपनी वेबसाइट से वो बंदा उठा के उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब मेरी ये जर्नी थी ज़ीरो से, जब मैंने, बल्कि ये ज़ीरो वाली जो बात है ना सोशल मीडिया पे बहुत सुन ली हुई हमने, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी एक स्ट्रगल थी फ्रॉम स्क्रैच। जब मैं रियल स्टेट डीलर था, फिर मैं एजेंट बना, फिर मैं ब्रोकर बना, उसके बाद मैं अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आज मेरी अपनी हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, जो कि लगभग 1600 एकड़ पे मौजूद है, जिसको अर्बन सिटी लाहौर के नाम से, जो कि TMA से अप्रूव्ड है, GT रोड पे है। अच्छा, ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये था ना कि मैं लोगों को ये इन्फ्लुएंस करूं कि वो फील्ड है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का चेक खुद लिख सकते हैं। सेल्स है ना, सेल्स में आप अपनी मर्ज़ी का चेक लिख सकते हैं कि जी मैंने महीने में 2 करोड़ रुपये कमाना है, 50 लाख रुपये कमाना है या 50,000 रुपये कमाना है। जब वो चेक पे आपने अमाउंट लिखी होगी, आप उसी हिसाब से स्ट्रगल कर रहे होंगे कि मैंने इस अमाउंट को फुलफ़िल करना है। आप भागोगे, आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढोगे लाहौर, कराची, गवादर, जहाँ जहाँ आपका दिल करेगा काम करने का, कि मैं इस अमाउंट को फुलफ़िल कर लूँ। मेरे पास कुछ लड़के थे, ज़ाक भाई ने ना मेरा इंटरव्यू किया मेरे ऑफिस में आके ना। उन्होंने कहा बिलाल तुम यंगस्टर्स को सिखाओ। मैंने कहा ठीक है ज़ाक भाई सिखाते हैं। अच्छा, उसका मुझे नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई। नुकसान ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं कि सीखेंगे, इसी को खाएंगे, इसी को मारेंगे और इसी का क्लाइंटल या जो भी सर्कल है उसको हिट करेंगे। खैर ये एक अलग चीज़ है। अब जो फ़ायदा है वो ये हुआ कि उन लोगों को
मैंने वो चीज़ें सिखाई जो मेरा ख्वाब था कि मैं इनको बता के ट्रेन करूं। आज लगभग लाहौर में 18 से 20 रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं जो मेरे से ट्रेन होके गई हुई और काम कर रही हैं और उनको फ्री में सिखाया गया। अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी को फ्री में सिखाऊं, बिकॉज स्केड्यूल डिफरेंट है, मेरी जो डेली की रूटीन है वो डिफरेंट है, मिलना जुलना डिफरेंट है। इवन जो मेरी रियल एस्टेट कंपनी है वहाँ पे भी गए हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए। फील्ड चेंज हुई है, लेकिन फील्ड का जो पैशन है, जो नशा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो आपको बताता है कि पाकिस्तान हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। वो बताता है कि यहाँ पे लोगों को नीड है कि कोई इनका बाजू पकड़े। वो बताता है कि आप सिर्फ अप्रूवल्स ना करवाओ, बल्कि डेवलप करके लोगों को हाथ पकड़ के बताओ कि ये तुम्हारा प्लॉट है, और उनके आंखों से निकलते हुए आंसू को पूंछो और को मैं मसीहा नहीं हूँ, बस अल्लाह ने मुझे सोच दी है। आपने अभी शुरू में बात की कि स्टूडेंट्स भी जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो जैसे हम दुबई में देखते हैं, वहाँ पे एक एग्जामिनेशन होता है रीरा का, RERA, वो करना होता है आपने इससे पहले कि आप प्रॉपर्टी बेचने लगे। क्या यहाँ पे कोई किसी किस्म की एग्जामिनेशन है, या बस मैं भी कल आपके साथ लग जाऊँ और प्लॉट बेचूँ? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ओके। DNF BP एक सर्टिफिकेट FBR ने स्टार्ट किया था। अगर आप रियल एस्टेट की सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो आपके पास DNF BP का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट के बगैर आप रियल एस्टेट में काम नहीं कर सकते लीगली। अगर कर रहे हैं तो आप इलीगल कर रहे हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपये चाहिए अनफॉर्चुनेटली। तो इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए अगर आपको कोई एग्जामिनेशन पास नहीं करना तो फिर ये ऐसे ही है जैसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान किसी भी सर्टिफिकेशन में जाने के लिए ना अभी रेडी नहीं है, क्योंकि हम अडोप्ट नहीं कर रहे। इवन आज मैं ये बोलूँ कि जुनैद भाई आपको पॉडकास्ट करने के लिए भी सर्टिफिकेशन लेनी है, तो मेरे ख्याल में जुनैद के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए लाइनों में भागे या एग्जामिनेशन दे। वो ये कहेगा कि यार कर दो, काम चलाओ। अब यही मसला पाकिस्तान की रियल एस्टेट में है कि सर्टिफिकेशन तो है, गवर्नमेंट भी बड़ी खुश है कि हमने सर्टिफिकेशन अलाउ कर दी है, सर्टिफिकेशन खोल दी है, अब लोग सर्टिफाइड हों, FBR को टैक्स भी पे करें 12% ताकि हम काम कर सकें। अब जो रीरा है वो रीरा का यहाँ पे रूल होना चाहिए, कम से कम लोगों को इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने आप को ऑनलाइन कैसे इन्फ्लुएंस करें, आप अपनी मार्केटिंग कैसे करें, अपनी टीम को कैसे चलाएं, रियल एस्टेट में कॉर्पोरेट कल्चर कैसे बनाया जा सकता है, इंटरनेशनली आप रियल एस्टेट को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पाकिस्तान। बल्कि पाकिस्तान से एक ये टॉपिक थोड़ा सा ड्रैग हो गया। मेरी ख्वाहिश है जुनैद भाई, आई डोंट नो ये पूरी हो सकती है कि नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि फॉरेनर्स पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को बाय करें। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे दुबई में, टर्की में या किसी भी कंट्री में जाके फॉरेनर्स एक स्पेसिफिक एरिया में जाके बाइंग करते हैं। पूरे एक दुबई में तो नहीं होती ना, पूरे UAE में नहीं होती, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में होती है। काश हमारी गवर्नमेंट गवादर को या किसी पाकिस्तान के इसी हिस्से को स्पेसिफाइड कर दे कि यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे गवादर में एक हाइप थी कि 101 साल के लिए चाइना ने उसको लीज पे लिया, वो टैक्स फ्री जोन बनेगा, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, एयरपोर्ट बनेगा। 2017 की हाइप में लोगों की धज्जियाँ उड़ गई, लोगों की खाल उधरी गई। 2005 में जब शायद मैं छोटा बच्चा था, मुशर्रफ के ज़माने में, तब भी ये हुआ था, हाइप बनी, ऊपर गया रेट और एकदम से नीचे। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। 2014 में मैंने गवादर में काम करना शुरू किया, 2015 में इसको समझा, 16-17 में जो हाइप थी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपये में 2 दिन में गई थी, और आज वो प्रॉपर्टी कोई 25 लाख में भी बाय करने के लिए रेडी नहीं होगा अनटिल अनलेस कि गवर्नमेंट उसमें इनिशिएट ले, अनटिल अनलेस कि उसमें कोई ग्रोथ हो, कोई फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेनर्स का इंटरेस्ट हो। उसके बावजूद, उसके बगैर हम, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियल एस्टेट को अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर सकते फॉरेनर्स के बगैर। अक्सर कहा जाता है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी को आपने ग्रो करना है उसमें 3 चीज़ें आप अच्छी कर दें, उसकी रियल एस्टेट, उसमें पब खोल दें, उसके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आप प्रिजर्व करके उसको अच्छा बना दें ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाए ना। तो ये तीनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लैक कर रही। तो आप कहते हैं पब खोल दें?
नहीं, मैं पब खोलने का नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक रिलेट कर रहा हूँ कि दुनिया भर में लोग अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें 2 चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में वी आर गुड इनफ। नहीं तो अंग्रेज आके शाम को सत्तू थोड़ी पिएगा। सीधी बात है। खैर, इसकी तो बात वहीं बीच में रह गई। तो आपका कहना ये है कि स्टूडेंट्स भी ये काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में, कर सकते हैं, और लुक्रेटिव काम है, अच्छे पैसे बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते इस अपॉर्चुनिटी को? एक कोई तो सिखाने वाला नहीं है। एक तो स्टीरियोटाइप है कि डीलर नहीं बनना, स्टीरियोटाइप है ना। रियल एस्टेट का जो वर्ड है ना, दलाल नहीं बनना, दलाल नहीं बनना, रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनना। मैं रिश्ता लेने गया अपना, तो उन्होंने कहा रिश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि लड़का प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी का काम तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, राइट। सही। उनको इनकार की कोई वजह नहीं मिली तो उन्होंने एक तरह तरह के बहाने बनाए कि हमने रियल एस्टेट एजेंट के साथ रिश्ता नहीं करना अपनी बेटी का। उसके बाद जब उनको एक ज़िद थी, वो रिश्ता हो गया। आज शायद मेरी बेगम के ख़ानदान में अगर वो कभी ये पॉडकास्ट देखेंगे, हर बंदा ये इस चीज़ की एग्जांपल देता है कि यार बिलाल जो काम कर रहा है वो हमें भी करना चाहिए। राइट। तो मेरे ख्याल में एक स्टीरियोटाइप है जुनैद भाई कि रियल एस्टेट एजेंट किसी काम का नहीं होता, जिसको कोई काम नहीं आता वो रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। और वो मतलब चालाक होते हैं, चालाक होते हैं, गेमर होते हैं, गेम में घुमाते हैं। अच्छा, ये होता भी है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें झूठ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। एक दफ़ा अगर आपकी फ़्लाइट, आपका जहाज़ क्रैश हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जहाज़ क्रैश हो। कुछ लोग अगर बुरा काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बुरा काम कर रहे हो, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे। अच्छा, ज़रा एक स्टूडेंट्स को मैं ज़रा इसलिए फोकस रखता हूँ, मेरी ऑडियंस भी ज़्यादातर वो है, और मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, काम वाम करो साइड में, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है और भी चीज़ें करें। तो ज़रा इनकी नॉलेज के लिए बताएं, कमीशन कहाँ कहाँ कितना कितना भी बना सकते हैं। आई नो कि वो डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी है, बट ज़रा एक पिक्चर ज़रा इनको खींच के दें ताकि अकल गड्डियाँ बजें। कोविड के बाद ना रियल एस्टेट यूं ऊपर गई। जब यूं ऊपर गई तो स्टूडेंट तो हर टाइम अपनी पॉकेट के हाथों तंग होता है ना। सही। तो जब रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी ना, मेरे पास टीम की कमी थी, मेरे पास 20-25 लड़के लड़कियां काम कर रहे थे। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना रिक्रूटमेंट ड्राइव की जाए यूनिवर्सिटीज़ में। लम्स, BNU लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सही, LSE लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव की। अच्छा, नाइस। उसके बाद हमने वहाँ से 2 से 4 अच्छे रिसोर्सेज को हायर किया। कैन यू बिलीव इट, हमने 55 लोगों को एज अ फ्रीलांसर ऑन बोर्ड किया, और जो मेरे ऑन बोर्ड टीम मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा इनकम अर्निंग उन लोगों की थी जो मैक्स फ्रीलांसर्स कितने का था? मुझे आज भी याद है, एक LSE लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लड़की थी, उसने पहले महीने में 8.5 लाख रुपए कमाया था। नहीं यार, 8.5 लाख रुपए कमाया था। क्या बात है। और किस चीज़ से कमाया था? एक घर था, उस घर की मैंने वीडियो की और उस घर को उसने सेल आउट करवाया। घर था 8.5 करोड़ रुपए का, उस पर 1% कमीशन उसको मिला, 1% कमीशन मुझे मिला मेरे साइड का। स्टिल शी अर्न 8.5 लाख। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। इससे इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही है जुनैद भाई, आप एक दफ़ा इस फील्ड को ये समझें कि ये सेल की फील्ड है, ये बेचने की फील्ड है, ये हेल्प करने की फील्ड है, ये सर्विसेज देने की फील्ड है, ये कम्युनिकेट करने की फील्ड है, ये लोगों को एजुकेट करने की फील्ड है। ये वो फील्ड है कि लोगों ने बच्चे पैदा करने हैं, घर बनने हैं, फैमिली अलग होनी है, आप लोगों की हाउसिंग की जो नीड है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये वो फील्ड है, ये वो फील्ड है जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को, इकट्ठा की हुई जमा पूंजी को कहीं इन्वेस्ट करवा रहे हैं, और अगर वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो ज़िंदगी भर की दुआएं। ये वो फील्ड है जिसमें आपकी एजुकेशन हर पॉइंट पे काम आती है। मैथमेटिक्स भी काम आएगी, इंजीनियरिंग भी काम आएगी, अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही फील्ड में सम अप होती हैं।
अच्छा ये बताएं, आजकल की रियल एस्टेट की मार्केट आप कैसे देख रहे हो? स्लो है। स्लो है, क्यों वजह slow क्या है? है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, प्लस हम लोग कोशिश नहीं करते। मैं ये समझता हूँ जब रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा स्लो होती है ना, तब सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मार्केट जितनी भी डेड हो, 25% क्लाइंट मार्केट में घूम रहा होता है। अब वो ग्रैब करना आपका काम होता है कि आपने उसको ग्रैब कैसे करना। अगर आप वो 25% क्लाइंट को ढूंढ के उसको चीज़ पिच कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो यू आर सक्सेसफुल। रिसेशन चल रहा है कब से? 1 साल से। और मैंने इसी 1 साल में अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। मेरी सोसाइटी को बने हुए 2 महीने हुए हैं। माशाल्लाह। इट मीन्स कि अगर मेरे जैसा निकम्मा, मेरे जैसा फालतू लेज़ी आदमी ये काम कर सकता है, तो मेरे ख्याल में मेरे से बहुत ज़्यादा दिमाग वाले, बहुत ज़्यादा अच्छी सोच वाले, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखने वाले लोग मेरे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये स्टेजेस है ना जुनैद भाई, जो मैंने पहले बोला आपको। आप जब नीचे से उगते हैं तो आप सीड उगते हैं, फिर आप पत्ता बनते हैं, तना बनते हैं, फिर पत्ता बनते हैं, फिर फूल बनते हैं। जब आप एजेंट होते हैं तो आपकी सोच और होती है। जब आप डेवलपर बन जाते हैं, आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है, आपकी डोमेन डिफरेंट हो जाती है। मैं ये समझता हूँ अगर डेवलपर अपने साथ जुड़े हुए 100 डीलर्स को एजुकेट कर दे, ये बता दे कि उसने मार्केट में क्या नॉलेज देना है, हलाल कैसे कमाना है, सही तरीके से। देखिए, कमाना उसने हलाल भी बोल के ही है, हराम भी बोल के ही है। एक झूठ है, एक सच है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ पिक कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है वो ज़्यादा उनका एक तो उनके मीन्स भी होते हैं, वो ज़रा डॉलर पाउंड में कमाते हैं, तो उनके लिए आसान होता है घर बनाना। दूसरा, ख्वाहिश सबकी होती है कि पीछे घर एक बना होना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। अब मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, वो भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, हालांकि उनका यहाँ रहने का भले प्लान ना हो, इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं। एक ने तो मेरी वीडियो पे ही कर दिया था इन्वेस्ट। अब होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 साल पहले मैंने स्काई पार्क की वीडियो बनाई, ठीक है, कि जी ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें ले, मैंने भी लिया, मेरा भी घर है उसमें इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन में, तो वो हमारे दोस्त ने लिया, उस वक्त डॉलर था 150 का, ठीक है। अब वो किस्तें चल रही हैं, अभी उसकी 1-2 किस्तें रह गई हैं, हमारी किस्तें ख़त्म हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब डॉलर है 280 रुपये का, ठीक है। और उस मार्केट जो है इतनी फ्लक्चुएट नहीं हुई जितना डॉलर फ्लक्चुएट हो गया। तो अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेट से 150 की चीज़ ख़रीदता है, और जब तक वो उसके हाथ में पोजीशन आता है वो 300 पे डॉलर चला जाता है, तो जब वो बेचने जाएगा तो डॉलर तो उसको उतने ही मिलेंगे। तो वो एवं ही 3 साल ख्वार हुआ। तो फिर ऐसे में फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भागता है, कहते हैं यार नहीं डालना है ज़रा, इससे अच्छा मैं अमेरिका में ह्यूस्टन में कोई घर ले लूँ, मैं कोई 1 बेड मॉर्गेज ले लूँ, लंदन में ले लूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ ले लूँ, दुबई में कुछ ले लूँ। तो इसको फिर आप बताएं, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या मशवरा होगा आपके लिए? जिन्हें भाई, जब आप किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें एस्केलेशन इतना आ चुका हुआ है कि डेवलपर के लिए इसको डिलीवर करना बड़ा मुश्किल है। वो इसकी मार खा रहा है, वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। अब एक बंदा जिसके होम टाइस पाकिस्तान है, जिसने मरना यहाँ आके है, वो यहाँ इन्वेस्ट ज़रूर करेगा, चाहे डॉलर 500 का हो जाए, चाहे डॉलर 200 का हो जाए, चाहे डॉलर 100 रुपये का हो जाए, वो इन्वेस्ट लाजमी करेगा। अब जिसकी सोच ये कि मैंने कल को लौट के पाकिस्तान जाना है, उसकी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे होएगी, जो मर्जी हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब जो आपका क्वेश्चन है ना, वो है इन्वेस्टर्स के लिए। वो इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि आज अगर डॉलर का रेट 200 रुपये का है तो कल 180 का होगा, प्लस इसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा मुझे प्रॉपर्टी का, तो मैं अमीर हो जाऊँगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा। इसके बरक्स क्या हो रहा है कि जी डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, उसकी जो एप्रिसिएशन भी होती है तो वो कैलकुलेट करता है कि वो ज़ीरो पे खड़ा होता है ना। देखिए, इसमें एक तो ये कि वो रो लैंड पे इन्वेस्टमेंट करे। रो लैंड आपको उतना आरओआई देती है जितना आरओआई बिल्डिंग। रो लैंड क्या होता है? रो लैंड बोलते हैं एग्रीकल्चर को, प्लॉट को, या वो लैंड जिसने भी डेवलप होना होता है, वो लैंड जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आना होता है, वो लैंड जहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र होती है, वो लैंड जहाँ पे। अब ये कैसे पता चले कि गवर्नमेंट यहाँ से हाईवे खींचेगी? ऐसे भी लोगों के बड़े छक्के लगे। देखिए, गवर्नमेंट ने बोला नया एयरपोर्ट बनाना है, चलो जी। इसके लिए ना जो बंदा प्रॉपर्टी का शौकीन होता है ना, देखिए प्रॉपर्टी बाय करने वाला जुनैद भाई वो बंदा होगा जिसकी प्रॉपर्टी की रिसर्च होगी, वो हमसे ज़्यादा सियाना होगा। अगर सियाना नहीं होगा तो वो कम से कम ऐसे
बंदे के साथ कनेक्टेड होगा जिसके पास कुछ फिगर्स होंगे, कुछ इंसाइट्स होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो बताएगा यार यहाँ पे हाईवे बनने लगी है, यहाँ पे रिंग रोड आने लगा है, यहाँ पे एयरपोर्ट आने लगा है, यहाँ पे ये चीज़ आने लगी है, इस ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग तेरा रेट बढ़ जाएगा। और वो लैंड में अगर डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएट होते भी हैं ना, वो मरता नहीं, वो तर जाता, वो निकल जाता। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो हाउसेस हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कमर्शियल्स हैं, बने हुए कमर्शियल्स हैं, इसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाता है क्योंकि वो फिज़िकल लैंड है, उसकी मोमेंट कोई नहीं है, उसने जितना अप्रिशिएट होना है, जो उसकी मैक्सिमम चीज़ें आनी थी नज़र, वो आ चुकी हुई हैं। रोड बन चुका हुआ है, स्कूल बन चुका हुआ है, राउंड बाउंड बन चुका हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एमेनिटीज़ आ चुकी हुई हैं सारी। अब उसमें क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, फिर रिसेशन ही आएगा। तो ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो रो लैंड में इन्वेस्ट करें, वो फार्म हाउसेज़ में इन्वेस्ट करें, वो प्लॉट्स, ऐसे प्लॉट्स जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कल को डेवलप होना है उसमें इन्वेस्ट करें, बेनिफिशियल होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। मुझे बताएं कि मार्केट से अप टू डेट रहना और मार्केट के ट्रेंड्स को समझने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? अभी जब मैंने यूट्यूब शुरू की थी रियल एस्टेट में, अभी तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि स्केड्यूल नहीं है मेरा उस तरह का ना, तब मेरे ख्याल में रियल एस्टेट पे 2 से 4 लोग थे जो काम कर रहे थे। आज रियल एस्टेट पे लगभग लाखों लोग होंगे जो रियल एस्टेट की वीडियोस के ऊपर एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं और अपने ओपिनियन दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इन पर ट्रस्ट करना बेकार है। आपकी अपनी R&D इस तरह होनी चाहिए कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में हो जो खुद जाके फिज़िकल चीज़ों को असिस्ट करे, देखे, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जो आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहा है, जो आपको कहीं पे भी देखने को मिल रहा है, क्या वो रियलिटी में भी वैसा है? अब एक सोसाइटी थी ABCD, उसमें 2.5-3 लाख प्लॉट ओवर सेल है, 2.5-3 लाख प्लॉट ओवर सेल है, और वो बेतहाशा मार्केटिंग करता है अपनी प्रोडक्ट की ना। एक मेरा क्लाइंट UK से, उसकी मुझे कॉल आती है, बिलाल साहब मैं ये बाय करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा भाई फांसी लगा लेना गले को, लेकिन ये बाय ना करना। कहते हैं आपके इतने रूखे हुए अल्फाज क्यों हैं? मैंने कहा भाई फांसी का फंदा है ना, अब भाई वो आपने मशवरा मांगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी से कोई जेलसी नहीं है, मेरा कोई इससे लेन देन नहीं है, लेकिन जो मार्केट का फैक्टर है वो बता रहा हूँ। तुम ले लोगे लेकिन बेच नहीं पाओगे। ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑनलाइन कोई नहीं बताएगा क्योंकि हर बंदे को बेचना है। देखिए मुझे एक प्लॉट के पीछे अगर 20,000 रुपये या 50,000 रुपये कमीशन मिलता है, मैं तो अपनी वीडियो पे आके यही बोलूँगा कि यार बेहतरीन है, बाय कर लो। अब उस वीडियो को आपने 1 साल बाद उठा के ढूंढ के ये थोड़ी कहना कि बिलाल ने कहा था, और बिलाल जैसी हज़ारों वीडियोस तो और आ चुकी होंगी। बिलाल तो बरी ज़िम्मा हो गया, आपने बिलाल के कहने पे एक प्रॉपर्टी बाय कर ली। होना ये चाहिए कि एक रियल एस्टेट एजेंट पे भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को अप टू डेट करे, सारी वैसिनिटीज़, सारी एमेनिटीज़, सारी चीज़ें प्रॉपर गाइड करे। लेने वाले ने तब भी लेना है जब आप सच बोलेंगे, जो मैंने बोला है, लेने वाले ने तब भी लेना है जब आप झूठ बोलेंगे। हम झूठ बोल के बेचते हैं, बंदे फंस जाते हैं। कल को वो बंदे जो ऑनलाइन बेच रहे होते हैं कल को नज़र भी नहीं होते, उनकी कंपनीज 2 साल बाद कहीं भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जुनैद भाई एक रिप्रेजेंटेटिव आपका होना चाहिए पाकिस्तान में, आपका भाई हो, कज़न हो, रिलेटिव हो, जो आपके बिहाफ पे R&D करे। वो भी तो चूना लगा देते हैं अक्सर, चाचे मामे ताए। देखिए ये भी तो बड़ा मसला है ना, रिश्तेदारों की ज़्यादा नज़र होती है। इस पे आप ही का डायलॉग है खली वली, ठीक है कि किसी ना किसी बंदे पे तो ट्रस्ट करना है। एजेंट पे करें, रिश्तेदार पे करें, जानने वाले पे करें, भाई पे करें, वाइफ पे करें, करना तो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं रियल एस्टेट को लेकर लोगों के दिलों में? सबसे पहले तो ये कि रियल एस्टेट के जो भी बंदे हैं काम करने वाले, वो सारे फ्रॉडी होते हैं, पहला ये। जबकि सारे फ्रॉडी नहीं होते। कुछ लोग सर्व करने की नीयत में भी बैठे होते हैं। अगर सर्व करने की नीयत में बैठे होते हैं तो उनको ग्रोथ मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि रियल एस्टेट के ऑफिस में आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। मेरे ख्याल में आप मेरे ऑफिस में आएँ, यू विल लव इट। मैं आपको उसका लिंक भेजूँगा, आप देखिएगा।
अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला है, आई डोंट नो, मेरा ऑफिस है, मुझे अच्छा लगता है, शायद ये वजह है, जो मुझे फीडबैक मिला है, लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर का या रियल एस्टेट कंपनी का ऑफिस नहीं देखा। That's very nice. तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि रियल एस्टेट एजेंट हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठे होते हैं, उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, कई हद तक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी इस फील्ड को सर्टिफाइड नहीं किया, इसकी डिग्रीज़ को ये नहीं समझा कि ये कंपलसरी है। कभी हुआ है कि आपके किसी जानने वाले के घर बच्चा पैदा हुआ, उसने कहा हो ओ मेरा बच्चा पैदा हुआ, ये कल को बड़ा होकर रियल एस्टेट एजेंट बनेगा? कभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस फील्ड समझा ही नहीं है। हमने कहा कि जी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनेगा। कोई नाम भी लगा देना तो आप कहेंगे यार पागल हो गया, तो मेरे बच्चे के साथ रियल एस्टेट एजेंट का नाम लगा रहा है, क्या काम कर अपना। चौथी ये कंसेप्शन है कि वो बंदा जो मालदार है या जिसकी ज़मीनें हैं, जो वडेरा है, वो रियल एस्टेट में होता है, जिसके बाद 2-4 गाड़ियाँ डाले शाले होते हैं, गनमैन वगैरह होते हैं, वो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, राइट। मेरे ख्याल में रियल एस्टेट एजेंट्स को अगर मैं ये समझूं कि वो इंसान समझे ही नहीं जाते तो वो भी गलत नहीं होगा। वो डीलर समझे जाते हैं, वो रिलेटर नहीं समझे जाते, वो एजेंट नहीं समझे जाते, वो कंसल्टेंट नहीं समझे जाते, वो फील्ड के एक्सपर्ट, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं समझे जाते। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है घर की या प्लॉट की बाइंग एंड सेलिंग में लाखों करोड़ों इन्वॉल्व होते हैं और सबकी कोशिश होती है कि यार बेस्ट डील मिले, अच्छा नेगोशिएट हो जाए। तो नेगोशिएटिंग टैक्टिक आप क्या यूज़ करते हैं और कौन सी जो है बाइंग एंड सेलिंग में स्ट्रैटेजीज आपकी नज़र में अच्छा परफॉर्म करती हैं? हमारी ना प्रॉपर्टी में 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फाइल, जिसमें कल को जाके प्लॉट में कन्वर्ट होना होता है, फिजिकल नहीं होती, वो नॉन फिजिकल होती है, उसको ऑफलाइन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सही। एक वो जो फिजिकल होती है, ऑन ग्राउंड होती है, वो प्रॉपर्टी। एक वो प्रॉपर्टी जो टूरिस्ट प्रॉपर्टी होती है, जिसको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। अगर आप फाइल की नेगोशिएशन की बात करते हैं ना, तो इसमें हर एजेंट की एक कमीशन होती है। जब वो कमीशन कमाने के लिए किसी क्लाइंट को पिच कर रहा होता है ना, तो अपनी कमीशन का 70-80% वैसे दे सकता है कि बंदा कन्वर्ट हो जाए, क्लोज हो जाए। उसकी पहली नेगोशिएशन ये होती है कि वो अपना सारा कमीशन काट के अगले बंदे के टेबल पर रख सकता है, जिसकी वजह से मार्केट का हो जाता है बेड़ा गर्क। सारी मार्केट में ये हवा निकल जाती है कि जी इस प्लॉट पे, इस फाइल पे माइनस लगा हुआ है, राइट। लेकिन एजेंट चाह रहा होता है कि वो लाख नहीं कि चलो 20,000 कमा जाए, 80,000 क्लाइंट को दे दे। अब उसके 20,000 के चक्कर में डेवलपर भी मरता है और क्लाइंट भी इतना सियाना हो जाता है, वो कहता है भाई मैं लूँगा ही माइनस। यानी अपनी बोटी के चक्कर में दूसरे का बकरा नहीं, पूरी गाय ज़िबा कर सकता है, कट्टा पूरा। उसके बाद भाईजान आपके प्लॉट्स हैं, प्लॉट की नेगोशिएशन कम होती है। वो इस तरह कम होती है, प्लॉट ऑलरेडी मैच्योर होता है। आपने एक प्लॉट बाय किया करोड़ रुपये में, आप कहते हो कि जी मैं 6 महीने बाद बेचूंगा, 6 महीने बाद प्लॉट 1.5 करोड़ रुपये का हो गया। अब आप प्रॉपर्टी एजेंट को बोलोगे भाई मेरा प्लॉट 1.75 में बिकवा दे, वो बोलेगा नहीं भाईजान ये 1.50 में बिकेगा। आप बोलोगे यार 55 में तो बिकवा ही दे। अब उसमें आप नेगोशिएशन सेलर से कर रहे होगे, बायर से नहीं कर सकते। बायर बेचारा मजबूर है, उसको प्लॉट पसंद आ गया, वो कहेगा यार चलो 55 में ले दो, लेकिन ले दो। लेकिन जो सेलर है वो इतना स्टिंगी हो जाता है, इतना कंजूस हो जाता है, वो कहेगा यार नहीं मेरे प्लॉट से सोना निकला है, मैं नहीं बेचूंगा, वो मुकर जाएगा। वो डील मैच्योर करना बड़ा मुश्किल है ऑन ग्राउंड के प्लॉट की, इसलिए लोग फाइलों के पीछे भागते हैं। क्योंकि फाइल होती है 1.5-2 लाख रुपए की, हर बंदे की पॉकेट में 1.5-2 लाख रुपये होता है। स्टूडेंट की पॉकेट में भी होता है, बड़े बंदे की पॉकेट में भी होता है, छोटे बंदे की पॉकेट में भी होता है। वो क्या करते हैं, वो जाके कहते हैं कि जी ये ले लो, 20,000 रुपये कमीशन में छोड़ दूंगा, अपना बाय कर लो, बिक जाता है। अब प्लॉट 1.5-2 करोड़ रुपये का हर बंदा नहीं बाय कर सकता। फिर आती है आपकी टूरिस्ट प्रॉपर्टी, वो बाय करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर इतना सियाना होता है, जो आपसे 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करेगा, वो उसको समझाना, उसको कन्वर्ट करना, उसको कन्विंस करना ईजी है? ईजी नहीं है। उसके लिए आपकी प्रोफेशनल स्किल्स काम आती हैं, अगर आपने सीखी हुई हैं। उसके लिए आपकी वर्किंग काम आती है।
अगर आपने की हुई है, उसको कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल होता है, उसमें आपके पैसे बचते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी में आपको 2 से 3% कमीशन भी मिलती है, अरबों की प्रॉपर्टी होती है। उसमें जिसको आप बेच रहे होते हो, बैक एंड पे जो ज़मींदार होता है, किसान होता है, उसको भी आप कह सकते हो कि यार मैं आपकी डील करवा रहा हूँ, आपने मुझे कमीशन देनी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, देखिए मुझे मारना नहीं आप लोगों ने, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो आके कल पता चले मेरे आगे जो है ना एहतजाज कर रहा हूँ कि तुमने सारा कुछ ही खोल दिया पकड़ के। कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं, वो बीच में कट रखते हैं ना कि जी प्लॉट है करोड़ रुपये का, वो कहेगा जी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, आमने सामने नहीं करवाएंगे, कट रखेंगे। उसका नुकसान ये है, एक तो वो रिस्क आपका हलाल नहीं है, दूसरा जब क्लाइंट को पता चलता है, ज़िंदगी भर के लिए क्लाइंट आपका मुंह भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो खुल जाती है बात कभी ना कभी। तीसरी बात ये कि आप क्या कर रहे हो यार, जुल्म कर रहे हो, कमा आपने लेना है लेकिन फिर तो मेरे ख्याल में जो बड़ी डील होती है उसमें कमाने के मौके तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके क्लोजिंग के चांसेस 0.1% होते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं, अभी हमने फ़ाइलों की बात की, अक्सर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, अभी प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, फ़ाइलों के नाम पे ओवर सेल कर दी फाइलें, पैसा उठा लिया मार्केट से, अब लोगों के पैसे से ये चीज़ें बन रही हैं। क्या ये तरीक़ाकार सही है? टू बी ऑनेस्ट दुनिया भर में ऐसा होता है, लेकिन जितना पाकिस्तान में होता है उतना नहीं होता। दुनिया भर में ना एक अकाउंट बनता है, गवर्नमेंट बना के देती है एस्क्रो अकाउंट। हमारी गवर्नमेंट एस्क्रो अकाउंट पे वर्किंग ही नहीं करती। एस्क्रो अकाउंट होता क्या है? होता ये है कि गवर्नमेंट उसमें मेडियोकर का रोल प्ले कर रही होती है। ये डेवलपर है, ये क्लाइंट है, बीच में गवर्नमेंट है। आपने डेवलपर से ज़मीन बाय करनी है तो आप क्या करोगे, आप पेमेंट करवाओगे एस्क्रो अकाउंट में, वो पेमेंट होल्ड रहेगी अनटिल अनलेस डेवलपर उसको बिल्ड कर दे, आपको पोजीशन दे दे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो डेवलपर को मौका मिलता है, वो एस्क्रो भी खुद ही बना हुआ है, वो डेवलपर भी खुद ही बना हुआ है, वो माई बाप आपका बना हुआ है ना, तो वो कहेगा भाई प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ, आपने मुझे पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को क्यों देने हैं। इवन वो बेचारा जो बायर है वो डर डर के उससे पूछेगा यार अप्रूवल है, वो कहेगा यार तुम्हें मेरी क्रेडिबिलिटी का नहीं पता, मैंने इतने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तुम मेरे से पूछ रहे हो अप्रूवल है, नहीं है तो आ जाएगी भाई, ईजी हो जाओ, पैसे जमा करवाओ। तो भाईजान हम बेवकूफ़ हैं, हम हर पॉलिटिशियन की हुई जुल्म ज़्यादती को भूल जाते हैं, हर डेवलपर की हुई गलती ज़्यादती को भूल जाते हैं, दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं ना पाकिस्तानी। हम ये सोचते ही नहीं है कि यार एक दफ़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, हाथ हुआ है, दोबारा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से डेवलपर को मौका मिलता है ओवर सेलिंग करने का, वो दबा के ओवर सेलिंग करता है। टेक्निकली स्पीकिंग इट्स रॉन्ग। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं डेवलपर की सीट पे बैठ के बोलूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा अगर मैं ओवर सेलिंग करूँ, लोगों को लू बना के। जबकि लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ जो बेच रहा है इसके पास कितनी ज़मीन है कि नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट में अगर मैंने बोला 1600 एकड़ है, मैंने ऑन एयर बोल दिया, अब कोई भी बंदा जाके मेरे रकबे पे वेरीफाई करेगा, अगर उसको 1600 एकड़ नहीं मिलेगी तो मैं गंदा होता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1600 एकड़ है, जाके पता करो। अभी मैंने 200 एकड़ भी नहीं बेचा, इट मीन्स के मेरे पास रकबा है, मैं बेच रहा हूँ। मैंने सोसाइटी को सिंगापुर से जाके डिज़ाइन करवाया सरबाना जोरंग से, क्योंकि मेरा विजन था कि मैं लोगों को वो चीज़ें दूँ जो लोगों ने इमेजिन ना की हूँ। मेरी पर डे की इंस्टॉलमेंट 225 रुपये बनती है। 225 रुपये हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ना डॉलर मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना बिरयानी मिलेगी, ना शवारमा मिलेगा, ना कोई और चीज़ मिलेगी, लेकिन प्लॉट मिलेगा 3 मरले का। मैंने उस ऑडियंस को टारगेट किया है जिनका ख्वाब है लग्जरी में रहने का। मैंने वहाँ पे वो अमेनिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अल्लाह ताला मुझे डिलीवर करने की सलाहियत भी दे और हिम्मत भी दे, ताकत भी दे कि मैं जो बोल रहा हूँ अल्लाह ताला उसको पूरा भी करे। अगर वो हो जाता तो इंशाल्लाह लोग एक अच्छी कम्युनिटी में रहेंगे कम पैसों में। अच्छा, अभी आपने बात की अप्रूवल वाली ना, तो हम देखते हैं जैसे कराची में नस्ला टावर वाला वाक़या था, हर जगह से वो अप्रूव था, SBCA फलाना KDA ये वो जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी उन सब की तरफ से अप्रूवल था। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, फिर कोर्ट ऑर्डर आया निजी ये तो टूटेगा, और फिर हमने देखा कितनी सैकड़ों फैमिलीज बेघर हुई, कितने लोगों की डेथ हो गई उस दुख में। तो अब जहाँ गवर्नमेंट की अप्रूवल भी फेक हो सकती है आगे जाके, फेक तो खैर नहीं, चैलेंज हो सकती है, तो बंदा अगर उस पर भी ना ट्रस्ट कर सके तो फिर ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है?
लाहौर में रिंग रोड जब बनने जा रहा था ना, तो हमारा जो लाहौर के बहरिया टाउन है ना, उसका रकबा रिंग रोड में आ रहा था और वहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए थे, ऑलरेडी अप्रूव्ड भी था, मार्केट राज ने ज़मीन में बाय की हुई थी, अप्रूवल भी कराई थी, लोगों के घर बने हुए थे, टूट गए, तोड़ने पड़े। देखिए, डेवलपर की हिस्ट्री बड़ी मैटर करती। डेवलपर जो सियाना होगा ना, वो उस रकबे को हाथ नहीं डालेगा जिस पे उसको पता चल रहा होगा गवर्नमेंट की प्लानिंग है। LDA ने हर जगह पे, हर वेबसाइट पे लगा दिया है कि भाई ये हमारा 2050 का मास्टर प्लान है। अगर उसको देखने के बावजूद हम सैलाब की जगह पे सोसाइटी बना दें, उसको देखने के बावजूद हम नदियों नालों में सोसाइटियाँ बना दें, उसको देखने के बावजूद हम गवर्नमेंट की प्लानिंग के बीच में आगे खड़े हो जाएं, तो हमारा कसूर है ना, डेवलपर का कसूर है। देखिए, डेवलपर की हिस्ट्री इस तरह इसलिए मैटर करती है कि जो डेवलपर इन चीज़ों को अवॉइड करता है तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो दोबारा से उसी जगह पे जाए जहाँ पे लोग मरे हुए हैं, राइट, या फिर ऐसी जगह पे लैंड ले जहाँ पे लोग मर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर की क्रेडिबिलिटी पे। प्लस अगर डेवलपर की हिस्ट्री को जानने का, खोजने का या ढूंढने का टाइम भी नहीं है, आप फिर भी बाय कर लगते हो, तो गवर्नमेंट की अगर अप्रूवल है तो फिर आपके पास एंड विंडो नैब ही है, जो कि आपकी रेडियाँ रिड़केगी और घिसेगी, सॉरी। तो ये है। अच्छा, अब हमने जैसे देखा कि ये है तो बड़ा हाई स्टेक्स वाला काम है, लाखों करोड़ों इवन अरबों लोगों का इन्वॉल्व होता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वैसी इतना कोई ख़ास नहीं है, 130 नंबर की अदालतें हमारी, अगर खुदा ना खास्ता किसी केस में उड़ जाएं आप तो पोता ही जीतता है फिर या हारता है। तो जहाँ पे इतने हाई स्टेक्स हों, इतना पैसा इन्वॉल्व हो, और फिर धोखाधड़ी की भी चांसेस इतने ज़्यादा हों क्योंकि मार्केट ही ऐसी है, और हम किस्से भी सुनते हैं, इतने बड़े बड़े हैंड हो जाते हैं, तो ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हुए क्लाइंट से ट्रस्ट गेन करना या अपनी रेपो बनाना, ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है, कैसे करना चाहिए, क्या तरीका का? पूरे पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी नेगेटिव बातें की हैं, लोगों को डरा दिए, लेकिन अच्छी बातें ये हैं कि हर प्रॉपर्टी आपको मारती नहीं है। लोग आज भी प्राइवेट सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ कराची में होंगी, बहुत सारी इस्लामाबाद में होंगी, बहुत सारी लाहौर में होंगी, लोगों की रेजिडेंस है पिछले 20-20 सालों से। क्यों है? क्योंकि उन सोसाइटीज़ ने अपने आप को प्रूव किए, अपने आप को आगे लेके चले हैं, अपने फेजेस बनाते गए। शायद उन सोसाइटीज़ की मार्केटिंग इतनी ना हुई हो, शायद उनके रियल एस्टेट एजेंट्स इतने ना हों, शायद उनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स इतने ना हों या इतने इन्वेस्टर्स ना हों, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। अगर इन लोगों की मिसालें आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इन लोगों को देखते हैं कि ये डिलीवर कर चुके हैं, तो आपको फिर ट्रस्ट भी करना चाहिए, नए लोगों को मौका भी देना चाहिए कि अगर वो काम करना चाह रहे हैं। अगर हम मौका नहीं देंगे, देखें मैंने शुरू में जो बात की थी कि एक प्लेन क्रैश होने से इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारे प्लेन क्रैश होंगे। ऑल्दो हमारी मेंटालिटी ये है कि हम फ्रॉडी हैं तो सारे फ्रॉडी होंगे। अगर हम ये सोच लें कि यार हमारी नीयत साफ़ है, क्योंकि नीयत अल्लाह जानता है ना, हमारी नीयत साफ़ है, हम अच्छी नीयत से ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा असर हो जाता है। आपकी R&D है, आपने एजेंट अच्छा चूज़ किया है, आपने रकबा अच्छा चूज़ किया है, आपने हिस्ट्री देख ली है, आपने अप्रूवल देख ली है, आपने लोकेशन देख ली है, आपने हर चीज़ को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद फिर यही है कि जन्नत में प्लॉट मिलेगा आपको, ज़मीन में तो मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आउटकम भी। देखिए, अब ये तो चले आपकी बात ठीक है कि जिनकी मार्केट में पहले से रेपुटेशन अच्छी है, जिन्होंने डिलीवर की हैं, वो तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कल को मैंने हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करनी है, मेरा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, मैंने कभी कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो मैं बिल्कुल पहली बार कूद रहा हूँ। तो ऐसे में तो फिर नया प्लेयर तो कभी मार्केट में आ ही नहीं पाएगा, मेरी तो कोई हिस्ट्री नहीं है। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है ना जुनैद भाई, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा होता, उसको मार्केटिंग का सहारा चाहिए होता है, उसको बिलबोर्ड लगाने होते हैं, उसको कटआउट लगाने होते हैं जगह जगह पे, उसको एक अच्छा सेलिब्रिटी चाहिए होता है TVC के लिए या DVC के लिए, उसको फेसबुक कैंपेन चलानी होती है, उसको एक बड़ा सा इवेंट करना होता है जिसमें एक महंगा सिंगर आएगा, वो नाच गाना करेगा, 2-4 अनाउंसमेंट्स होंगी और मास्टर प्लान लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ढोल ढमक्का होगा, एजेंट
अटैच होंगे, वो कहेंगे जी देखो जी आपने बिलबोर्ड देखा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अब बाय कर लो, राइट। अनफॉर्चुनेटली ये जो रस्म, ये जो ट्रेडिशन, ये जो कल्चर हम लोगों ने अडोप्ट कर लिया है एज अ डेवलपर, ये बड़ा गंदा कल्चर, टू बी ऑनेस्ट। इस कल्चर से आपकी सेल तो बड़ी स्पीड में हो रही होती है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन आप जो डेवलपमेंट में पैसा लगाना चाह रहे होते हो ना, वो आप मार्केटिंग पे लगा सकते हो। कैन यू इमेजिन एक BTL कैंपेन जो बिलो द लाइन कैंपेन होती है, आउट ऑफ होम कैंपेन होती है बिलबोर्ड की, उस पर 12-12 करोड़ रुपए की स्पेंडिंग होती है, 12-12 करोड़ रुपए की। हम स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे एजेंट आगे कह रहे थे कि यार आप स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रहे, आप छोटा ब्रांड है फिर, राइट। ये एक नॉर्म बन चुका है, कल्चर बन चुका है कि आपको 12-12 करोड़ रुपए के बिलबोर्ड बाय करने होते हैं। फिर आपको 2-2.5 करोड़ रुपए का सेलिब्रिटी चाहिए होता है TVC बनाने के लिए, आपका बाहर जाके शूट हो रहा होता है। फिर आपको लीड जनरेशन करनी होती हैं, उसके लिए आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, टिकटॉक पे और जगह जगह पे कैंपेन चल रही होती हैं। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे होते हो, उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जिन इन्फ्लुएंसर्स ने आपकी बैकग्राउंड भी नहीं देखी होती, वो आगे कह रहे होते हैं जी इससे चीज़ बाय कर लो। वो सेलिब्रिटी जिन्होंने आज तक आपकी वेबसाइट भी खोल के नहीं देखी होती, वो कह रहे होते हैं भाईजान ये ABCD प्रोजेक्ट है, लग्जरी लाइफस्टाइल, बाय कर लो। लोग उनकी शक्ल देख के बाय कर लेते हैं। बाद में जब वो भंडारा खुलता है तो पता चलता है कि उसमें से साम निकला कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में, जुनैद भाई मेरी वाइफ रशियन है, मैंने रशिया में प्रॉपर्टी बाय की हुई है, वहाँ पे अच्छे जो डेवलपर काम करने वाले हैं वो डेवलपमेंट करके दिखाते हैं। वो मार्केटिंग करके नहीं दिखाते, वो डेवलपमेंट करके दिखाते हैं, वो डिलीवर करके दिखाते हैं कि जी हमने ये बना दिया, ये दिखाने के लिए हमारे पास है, ये हमारी लेगेसी है, ये हमारा प्रूफ है कि हम आपको देंगे। हम लोग डिलीवर बाद में करते हैं, गेट पहले बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग पहले करते हैं। सेलिब्रिटी बेचारे को पता कुछ होता नहीं है, वो अपनी फ़ोटो लगा के चिपका के एक फ़ाइल को आग में पकड़ के कह सकता है मोस्ट रिलायबल सोसाइटी। उसके बाद लोग फंसे होते हैं, राइट। होना ये चाहिए। पहली तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हम सारी कम्युनिटी से, इन्फ्लुएंसर से भी और सेलिब्रिटी से भी, कि आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड करें। नो डाउट आपका पैसा आएगा, लेकिन उसकी R&D करें। देखिए हम तो कमा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हमें सोच के, हमें देख के, हमारे चेहरे को देख के, हमारा चेहरा हमारा ब्रांड है, कुछ चीज़ ले लेता है, वो फंस जाए तो जुल्म है, ज़्यादती है। तो मतलब आप ये कहेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं बाइंग और सेलिंग में, उसमें से एक ये भी बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम मार्केटिंग को देखते हैं, चमकती हुई चीज़ को देखते हैं, जो कि हमें शुरू से फैसिनेट करती है। हमारा कल्चर ऐसा है ना कि बड़ी गाड़ी हो तो हम कहते हैं बंदा बहुत अमीर है, गाड़ी छोटी हो तो बंदा फारिग है, राइट। उसने अगर LV गुची पहना हुआ तो बंदा बहुत अमीर है, अगर उसने रेप्लिका पहना हुआ तो बंदा फारिग है, राइट। तो ये एक हमारी सोसाइटी का एक कल्चर बन चुका हुआ है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा ये कहने का मकसद था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हम सब डेवलपर को चाहिए कि हम डिलीवरी पे फोकस करें, प्रोजेक्ट को बना के डिलीवर करके लोगों को रेजिडेंस दे के उनके फीडबैक लें कि जी आप ABCD में रह रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है, इट मीन्स कि ठीक है। फिर आप सेलिब्रिटी डालें, जो मर्जी डालें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार कुछ बना नहीं है, कुछ है नहीं, तो आप किस चीज़ को बेच रहे हैं, टोपियाँ पहना रहे हैं। सही। अच्छा, रिस्क मिटिगेशन कैसे की जाए? किसी भी बिजनेस की ना डेफिनेशन ये है कि अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व है ना तो वो हलाल है, अगर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है ना तो वो रिस्क नहीं है, वो फिर सूद है, राइट। आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट का पैटर्न है, अगर वो इस बुनियाद पे है कि मैंने इस कम्युनिटी को सर्व करना, लाइक मिडियोकर को सर्व करना है, अपर मिडिल क्लास को करना है, हाई एंड को करना है, अगर आप उनको सही तरीके से टारगेट कर जाते हैं, उनको अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, तो उनका और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमम मिनिमाइज हो जाता है। सही। अच्छा, ये लोकेशन का कितना बड़ा फैक्टर होता है एक प्रॉपर्टी की वर्थ में? और दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक नई सोसाइटी अगर बन रही है या कोई शहर में एक्सटेंशन हो रही है, जैसे हम देखते हैं यहाँ बहरिया टाउन बिल्कुल शहर से बाहर है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या एमिनिटीज़ लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कम से कम ये चीज़ें हों तो जाके आप जो है वहाँ पे एक कम्युनिटी लिविंग कर सकते हैं? देखिए, जो लोकेशन है वो मैटर करती है
व्हेन इट कम्स टू हैव कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर रेजिडेंस है तो दुनिया भर में जोन्स बने हुए हैं, कमर्शियल जोन अलग है, इंडस्ट्रियल जोन अलग है, रेजिडेंशियल जोन अलग है। हम लोगों ने मिक्स किया हुआ है। हम कहते हैं भाई तंदूर के सामने मेरा घर होना चाहिए ताकि मैं रोटियां लगवा सकूं गरम गरम। तो भाईजान आपका जो रेजिडेंस है ना वो पीसफुल होना चाहिए, दूर होना चाहिए, हैसल बसल से दूर होना चाहिए, उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आप पीस फील करें। आपकी सोसाइटी में तंदूर कितना दूर है? अभी तंदूर बना नहीं है। अच्छा, सही है। अभी रोटी है किधर आपकी सोसाइटी? ये जुनेद भाई जीटी रोड पे, अभी ये अंडर डेवलप है, ये बन रही है। इंशाल्लाह जब बनेगी तो फिर इसको आपको विजिट करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं नारोवाल जीटी रोड बोलते हैं। हम 11 मोटरवे के करीब है। मेरे करीब मलिक साहब भी आ रहे हैं, सही, मलिक राज साहब की ज़मीन, और बैक साइड पे लाहौर स्मार्ट सिटी की ज़मीन है। ये सारे भाई हैं, कंपेटिटर नहीं है। जो स्मार्ट सिटी वाले हैं मुजीब भाई, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, भाई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ये कि इट डिपेंड्स कि मार्केट में आप कितना पोटेंशियल ग्रैब करते हैं, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अगर आप लोगों को साथ जोड़ने में, फ़ायदा देने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी सोसाइटी पहले दिन से कामयाब है, डिलीवर है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि रियल एस्टेट एजेंट ज़ाहिर है वो किस तरह इंसाफ करता है, क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसने बेचनी है। एक डेवलपर ने बोला भाई मैं तुझे इतना % दूंगा, एक ने बोला मैं थोड़ा कम दूंगा, एक ने बोला मैं तुझे बहुत ज़्यादा दूंगा, ठीक है। लेकिन डीप डाउन एजेंट को पता है कि यार जो ज़्यादा दे रहा है ना वहाँ पे वो वाली बात नहीं, क्लाइंट फंस जाएगा, मगर वो अपना कमीशन भी देख रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसी सिचुएशन अगर हो तो क्लाइंट को कैसे पता चले कि मैं सही जगह जा रहा हूँ या नहीं जा रहा? क्लाइंट ना ब्लाइंड होता है, उसको एजेंट ने गाइड करना होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है जुनेद भाई, जो सोसाइटीज़ ज़्यादा कमीशन दे रही होती हैं और फंसा रही होती हैं आपको भी और क्लाइंट को भी। एजेंट हमेशा चूज़ करता है जहाँ पे कमीशन ज़्यादा होती है, राइट। जो कम कमीशन वाला प्रोजेक्ट होता है उसको बेचना मुश्किल होता है, औखा होता है, क्योंकि उसकी कमीशन भी कम होती है और उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। एक प्लॉट 50 लाख का है, उसके साथ ही सोसाइटी है वो आपको 25 लाख रुपए में भेज रही है, वो कमीशन भी ज़्यादा दे रही है, तो आपकी इतनी सेंस तो काम करनी चाहिए, कैसे डिलीवर करेगा? ये 50 लाख में बेच रही है, ये 25 में बेच रही है, कमीशन भी ज़्यादा दे रही है, डेवलपमेंट भी नहीं है, इसकी डेवलपमेंट भी है, ये कमीशन भी कम दे रही है, मैं इसमें काम कर लूँ। लेकिन वो प्रेफर करेगा कि यार मैंने शो बनानी है। अब हमारे रियल एस्टेट एजेंट में एक कल्चर है, कल्चर पे बहुत ज़्यादा बात होगी। कल्चर ये है कि जी गाड़ी रखनी है SUV, राइट, खुला खर्चा करना है, अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठना है और अच्छी गाड़ी रखनी है, बैंक बैलेंस चाहे 0। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए होता है जिसमें उसको कमीशन अच्छा बच रहा हो। वो कहता है यार क्लाइंट को मैंने ब्रीफ किया था, समझाया था, उसको समझ आई थी कि उसने बाय की थी, मेरा क्या कसूर है? वो मेरे से बाय ना करता तो उससे बाय कर लगता, उससे बाय कर लगता। उसका ये आंसर होता है कि यार अगर मैं ना बेचता उसको तो ये बेच सकता। मैंने को अपने क्लाइंट को कन्विंस किया कि मेरे से बाय कर लो, उससे भी तो बाय करना ना। वो क्लाइंट भी इतना बेवकूफ़ होता है, सॉरी, वो बेवकूफ़ इसलिए होता है कि वो बेचारा या तो समझ नहीं पा रहा होता है या उसको नॉलेज नहीं होता। हम उसको कह रहे होते हैं कि भाई ये प्लॉट सही नहीं है, बाय नहीं करना। आप 1 दफ़ा बोलते हो, 2 दफ़ा बोलते हो, 3 दफ़ा बोलते हो ना, उसको लगता है यार इसमें इसका बेनिफिट नहीं है, इसमें इसका बेनिफिट, ये गलत बोल रहा है। तो क्लाइंट भी आपको इस तरह एजुकेट करता है कि आपका दिल करता है कि यार इसको काट दो। क्लाइंट आपको कहेगा कि यार मुझे मारो, आप बैल मुझे मार, तो मुझे समझा रहे हो लेकिन मैं समझना चाह नहीं रहा, राइट। तो फिर एजेंट कहेगा यार मैं तो समझाया था, इसने मेरी बात नहीं समझी, तो फिर खाली वाली। हाँ। अच्छा, वो लास्टली मुझे ये बताएं, हमारे बहुत सारे ऑडियंस सुन रही है, बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है वो तनख्वाहदार है। अब तनख्वाहदार जो है क्या इस दौर में सोच भी सकता है अपना घर बनाऊँ, लेट अलोन ओके अपना प्लॉट ही ले सकूँ, घर बनाना तो खैर बहुत दूर की बात है। तो वो क्या तरीक़ाकार है कि जिससे एक आम मिडिल क्लास तनख्वाहदार आदमी क्या स्ट्रेटजी अपनाए, किस तरह पैसा जोड़े कि वो किसी पॉइंट में ज़िंदगी में जाके एक प्लॉट ले ले या जवानी में कोई अच्छा सा प्लॉट ले ले और बुढ़ापे तक कोई उसमें घर बना ले? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? मेरे पास एक सलूशन है, अगर उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। सलूशन ये है कि एक कॉन्सेप्ट है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
अगर आप तनख्वाह में काम कर रहे हैं, जॉब अच्छी कर रहे हैं, तो आप एक कम्युनिटी बनाएं, 50 बंदों को जोड़ लें, 50 बंदों को जोड़ के दे दे, ये कमेटी वाले फिर भाग जाते हैं भाई। नहीं देखिए, ये तो नहीं सोल्यूशन। अगर तो उस बंदे ने एक कम्युनिटी को जोड़ के काम करना है तो वो कर सकता है। जुनैद भाई, दुनिया भर में रीड पे काम हो रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो रीड पे आके एक बिल्डिंग लेके सबके बिहाफ पे बनाए, देखिए इसको कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव बिल्डिंग भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको रीड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट बना दिया। एक तो ये सोल्यूशन है जो मुझे समझ आता है कि लोग कर सकते हैं जॉब करने वाले। दूसरा सोल्यूशन ये है, आप अपार्टमेंट की उस बिल्डिंग में जाएं जो बंदा थोड़ा सा महंगा हो, ताकि कल को एस्केलेशन आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, सरिया महंगा हो जाए, मट्टी महंगी हो जाए, रेत महंगी हो जाए, तो वो डिलीवर करने की पोजीशन में हो। उस बंदे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। थोड़ा महंगा होगा, अगर यहाँ पे 25,000 रुपये स्क्वायर फीट है, वो 26 देगा, 28 देगा, 20 देगा या 18 देगा, उस पर ना जाए। जो 25 और 27 देगा ना, वो बंदा डिलीवर कर जाएगा। इंस्टॉलमेंट में होगा, कम पैसों में होगा, आपके बजट में आएगा, आप पे ऑफ करके उसका पोजीशन ले सकते हैं। ये भी एक सोल्यूशन में आता है। लेकिन जो रीट वाला सोल्यूशन है, आई डोंट नो पाकिस्तान में उसको क्यों कामयाब नहीं बनाया जा सकता। अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट है ना, लोगों को पता नहीं है, लोग धोखा दे देते हैं। कितने केसेस आते हैं, लोग दूसरों का पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ये भी तो बड़ा मसला है ना। 50 लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तो भाई भाई का पैसा खाया जाता है। ये पाकिस्तान में मसला है। और रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे जब रेट बढ़ते हैं ना, तो बंदे मुकर जाते हैं, बंदा मुकर जाता है। तो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में, ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जो थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन कल को डिलीवर हो जाएगी। सही। आपके चैनल पे आने वाले दिनों में हम क्या देखने जा रहे हैं? जुनैद भाई, इसमें 2-4 टिप्स तो मैं आपसे भी लूँगा पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल डेड हुआ है। 8-9 महीने से मैंने उस पर काम नहीं किया, बिजी रहा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में मैं कोशिश करूँगा कि एक पॉडकास्ट का सेशन शुरू करूँ जिसमें सिर्फ लोगों को एजुकेट करूँ, ना कुछ पेलूँ, ना कुछ बेचूँ, ना कुछ कहूँ कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर लो। सिर्फ ये बताऊँ कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में काम करो, पाकिस्तान की रियल एस्टेट को उठाओ, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में नए चेहरे लेके आओ, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की हेल्प से इकोनॉमी को बूस्ट करो। मेरी ये कोशिश होगी। ज़बरदस्त। बहुत नेक ख्वाहिशात हैं आपकी बिलाल साहब, और आपके साथ बहुत बहुत दुआएं और बेस्ट ऑफ लक आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके लिए भी, और आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। बिलाल साहब के चैनल की डिटेल्स कह रहे हैं चैनल डेड है, लेकिन जो है वो तो देख लें, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ज़रूर फॉलो करें। काफ़ी आई एम श्योर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात जो मुझे पूछनी चाहिए थी और वो नहीं पूछी, कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं। बिलाल साहब इंशाल्लाह शायद अपनी वीडियो में या दोबारा हमारे गेस्ट बनेंगे तो उसमें हम दोबारा उसको एड्रेस कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में, तब तक ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।